आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस तेजी से कम हो रही हैं, लेकिन याद रखिए कि कोरोना अभी भी है, खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में आप मास्क जरूर पहनिए। मास्क आपके लिए सुरक्षा कवच है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनें। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे। बड़ी खबर आतंकी हमले से जुड़ी हुई एक कॉल की है। नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि एनआईए के दिल्ली के कंट्रोल रूम में आतंकी हमले की चेतावनी से जुड़ा फोन आया है। कॉलर ने 26/11 जैसे हमले की साजिश के बारे में आगाह किया और निकट भविष्य में हमले की चेतावनी दी। मोबाइल फोन से किए गए कॉल में हमले के लिए स्टील की बुलेट और आईडी नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते स्मगल किए जाने की बात कही गई है। ये फोन पश्चिम बंगाल के रानाघाट से किया गया है। एनआईए ने 3 जून को फोन करके ये चेतावनी दी थी। धमकी के बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है, तो एनआईए को फोन के जरिए ये बात बताई गई। धमकी के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट भी जारी किया है। दरअसल 26/11 जैसे हमले की धमकी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी हमले की चेतावनी से जुड़ा एक कॉल आया है और इसमें 26/11 हमले जैसी साजिश की बात कही गई है। नीतीश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीतीश, इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है, लेकिन जो कॉलर है उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए जसप्रीत, 3 जून को करीब 4:45 पर दिल्ली के एनआईए हेडक्वार्टर्स का जो कंट्रोल रूम है वहां पर पश्चिम बंगाल के रानाघाट से एक कॉल आया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस कॉलर ने अपने मोबाइल से कॉल किया और अपने को आइडेंटिफाई भी किया, अपना नाम बताया, जिसके बाद से उसके संपर्क में है। और उसने ये जानकारी दी कि जल्द ही 26/11 की तर्ज पर देश के किसी हिस्से में आतंकी हमला हो सकता है और उसके लिए ऑलरेडी नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते स्टील बुलेट्स और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस स्मगल किए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर से एनआईए उसके टच में है। उस कॉलर ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया है और उसके क्लेम को वेरीफाई कर रही है और आगे का जो प्रोसीजर होता है और जानकारी जुटाने की कोशिश में है फिलहाल एनआईए। ठीक है नीतीश, तो एनआईए कंट्रोल रूम में ये फोन आया और एनआईए अब इस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी की बैठक में दिलीप घोष को अपने ही कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। दिलीप घोष बीजेपी दफ्तर में बैठक करने पहुंचे थे। इसी बीच पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष को घेर लिया, नारेबाजी करने लगे। वहां मौजूद दूसरे नेताओं ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ और वो काफी देर तक हंगामा करते रहे। 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान से जुड़े कुछ अहम आंकड़े सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 9 राज्यों ने अपने कोटे से मिले टीके का पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं किया। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि ऐसे राज्यों में पहले नंबर पर राजस्थान है, जिसे जनवरी से मार्च के दौरान 1,57,00,000 डोज दी गई, लेकिन इसमें केवल 57 लाख डोज का ही इस्तेमाल हो पाया, यानी 1 करोड़ डोज इस्तेमाल ही नहीं हुई। दूसरे नवंबर पर पंजाब रहा। पंजाब को इन 3 महीनों में 21 लाख डोज दी गई, जिनमें केवल 8.5 लाख डोज का इस्तेमाल किया गया। तीसरा नंबर छत्तीसगढ़ का है, जहां 42 लाख डोज दी गई, लेकिन इस्तेमाल केवल 11 लाख डोज का ही हो पाया। 9 राज्यों की लिस्ट में 9वें नंबर पर दिल्ली, जहां 43 लाख डोज दी गई, जिनमें केवल 25 लाख डोज का इस्तेमाल किया गया। हालांकि कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार की टीकाकरण की नीति पर सवाल खड़े कर दिए। देश भर में अनलॉक की शुरुआत के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया। पीएम ने बताया कि 21 जून से देश के 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों के मुफ्त टीका लगाया जाएगा। ये टीका केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अब तक केंद्र सरकार 45 साल से अधिक उम्र वालों को मुफ्त टीका लगवाती थी, जबकि 18 से 45 साल की उम्र वालों को टीका राज्य सरकारें लगवा रही थी। अब केंद्र सरकार ही टीकाकरण का सारा काम करेगी। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो,
मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी, यानी कि अब राज्य सरकारों को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। राज्यों के पास अब तक वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी अब केंद्र सरकार उठाएगी। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। हालांकि पीएम के संबोधन के बाद विपक्ष ने वार भी किया। विपक्ष ने 18 साल के ऊपर के लोगों को मुफ्त टीका लगवाने को सुप्रीम कोर्ट के दबाव में लिया गया फैसला बताया। सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि इसे फ्री वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय सुने नहीं। बाद में सभी राज्य अपने राज्य के खजाने से वैक्सीनेशन शुरू किए और राज्य पे जो ब्लेम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, लोगों ने भी कहा, तब जाके केंद्र सरकार की नींद खुली है और अब जाके फ्री वैक्सीन की बात कर रहे हैं। जिस तरह से राज्यों को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था, राज्य लगातार कह रहे थे कि पैसे ले लो, वैक्सीन दे दो, दे नहीं पाए। और सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया कि आपने 35,000 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट में पार्लियामेंट से मंजूरी ली, तो पैसे कितने खर्च हुए। लेकिन टीके को लेके हर दिन नई नीति, हर दिन नीतियों में बदलाव, हमें लगता है इससे बड़ी विफलता नहीं हो सकती। जो भी निर्णय हुआ है सुप्रीम कोर्ट के दबाव में। मोदी जी ने समझा कि मोदी जी को खिलाफ बहुत चर्चा हो रहा है। वैक्सीन पॉलिसी मोदी जी का पूरा नाकाम था, लोग नाराज हो रहे थे। तो मोदी अपना पोजीशन रिकवर करने का कोशिश कर रहे हैं, करना ही चाहिए, कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का चुनाव को मुकाबला करने के लिए पॉलिसी दिया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार की नीति को असफल बताया। उन्होंने कहा कि पीएम के मुफ्त वैक्सीन देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के दबाव का नतीजा है। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ अपना वक्त खराब किया, बल्कि देश की तमाम जनता जो उनको बड़ा टीवी पर देख रही थी कि कुछ बोलेंगे, उन्होंने सबका वक्त खराब किया है। देश के प्रधानमंत्री ने आज अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी में यू टर्न लेना पड़ा। इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर ये ऑब्जर्वेशन किया कि मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी आर्बिट्री है, डिस्क्रिमिनेटरी है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने के पीएम के फैसले का स्वागत किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की खिंचाई के बाद केंद्र ने फ्री वैक्सीनेशन का फैसला लिया है। देशवासियों की ओर से, दिल्ली वासियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट को, देश के उच्चतम न्यायालय को, हमारे ऑनरेबल जजेस को बहुत बहुत शुक्रिया अदा, जिन्होंने लगातार बीते कुछ दिनों से वैक्सीन की नीति पर चल रही हेयरिंग में केंद्र सरकार को लताड़ा, डांटा और एक केंद्र सरकार की तरह काम करते हुए देश में हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन मुहैया करानी, उपलब्ध करानी और वैक्सीन लगाने का काम उनको सौंपा, जो जिसकी जिम्मेदारी उनकी थी। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने पीएम के मुफ्त टीके के फैसले को देर से आए दुरुस्त आए फैसला बताया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। राज्य सरकारें कई बार उनसे कही थी ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको पहुंचाना क्यों नहीं हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस दर्ज है, अब उसका नतीजा आने वाला है और सबको पता है कोर्ट जिस तरीके से बयान दे रही है कि ये केंद्र सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अब कोर्ट से ये आदेश आने से पहले वो जो है अपना घोषणा कर दी। अच्छी बात है, देर आई लेकिन दुरुस्त आई बात। सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने के पीएम के ऐलान पर सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष ने इस फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट का दबाव बताया, जिसका जवाब
केंद्र ने भी दिया। सरकार के सूत्रों के मुताबिक फ्री वैक्सीनेशन को सेंट्रलाइज करने की योजना 1 जून को ही पीएम मोदी के सामने रखी गई थी। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि पीएम ने मीटिंग में इस योजना को मंजूरी भी दे दी थी। उसी दिन से इस प्लान पर काम शुरू हो गया था और सोमवार को इस बारे में ऐलान किया गया। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 3 जून को सुनवाई हुई थी, जबकि सूत्रों के मुताबिक इससे पहले ही बैठक में सरकार ने मंजूरी दे दी थी। पीएम के मुफ्त टीका देने के ऐलान का बीजेपी और उसकी सहयोगी दलों के नेताओं ने स्वागत किया। उन्होंने पीएम मोदी के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने देश की मन को ठीक से पढ़ के फिर एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। भारत सरकार नागरिकों को अपने खर्चे से टीका लगाने की जिम्मेदारी लिया था। भारत सरकार विशेष करके प्रधानमंत्री जी ने अपने जवाबदेही, अपने राजनीतिक कौशल्यता और उन्होंने एक संवेदनशील जिम्मेदार निर्णय आज उन्होंने किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार का ऐतिहासिक निर्णय वैक्सीन पॉलिसी को लेके जिसका उन्होंने आज उद्घोष किया है, वो अपने आप में पूरे देश के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। वैसे में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की भ्रम फैला रही है, रणदीप सुरजेवाला निकलकर कह रहे हैं और बाइट दे रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए फ्री नहीं होगा, ये मुफ्त नहीं होगा, ये सरासर गलत है, ये भ्रम फैलाने वाली बात है। मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है हर किसी के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, हर किसी के लिए ये जो वैक्सीन है ये मुफ्त होने वाला है। संकीर्ण राजनीति से प्रधानमंत्री हमेशा ऊंचा सोचते हैं, देश का सोचते हैं, और इसलिए पहले जब राज्यों ने कहा कि हमें विकेंद्रीकरण के आधार पर हम कुछ मात्रा में टीका खरीदी करेंगे और देंगे, तो उन्होंने हाँ कहा था। लेकिन जब 15 दिन के बाद सभी राज्यों का अनुभव आया और उन्होंने कहा नहीं आप ही करिए, तो वो निर्णय किया। ये संघ राज्य भावना को मजबूत करने वाला प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी कदम है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले के लिए पीएम का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम की अगुवाई में वैक्सीनेशन का ये अभियान अब सफलतापूर्वक और सुचारू रूप से चल पाएगा। निःशुल्क वैक्सीन भारत सरकार लगाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन का यह अभियान कुशलतापूर्वक सुचारू रूप से सफलता के साथ चलेगा। मैं एक बार फिर अपनी ओर से और अपने राज्य की जनता की ओर से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम के फैसले को जनहित में लिया गया फैसला बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने राज्यों की समस्याओं का समाधान कर दिया है। अब राज्य सरकारों को वैक्सीन के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने आज राज्यों की इस समस्या का समाधान भी किया है और 18 से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन की घोषणा करके 21 जून से इसे देश के अंदर लागू करने के लिए आज पूरे देश को प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने वैक्सीन पर पीएम के फैसले का स्वागत करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी। प्रहलाद जी, विपक्ष आरोप लगा रहा था कि वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीन फ्री देनी चाहिए, क्या ये उसका प्रेशर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब सभी राज्यों के लिए पूरी तरह से फ्री कर दिया वैक्सीन, या उनका जवाब है किस तरह से? मुझे लगता है कि पहले तो आज का दिन प्रधानमंत्री की स्पष्टवादिता के लिए और देश में जो भ्रम फैला था उसको दूर करने के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि पहले भी जो वैक्सीन जारी थी राज्यों में उसका 50% भारत सरकार ही दे रही थी। अगर देश में अनाज जा रहा था तो पहले चरण की महामारी में ही 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त अनाज मिला तो वो भारत सरकार की प्रधानमंत्री की योजना थी। मुझे लगता है कि किसी भी मामले में कोई भ्रम नहीं था, पर हाँ कांग्रेस हो या बाकी जो विपक्षी दल है उन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया।
हजारों भ्रम फैलाए जाएं, लेकिन एक सच उसको कैसे ख़त्म करता है, मुझे आज के दिन का गवाह है। और मुझे लगता है जो जहाँ तक सवाल रोड मैप का है, रोड मैप बड़ा स्पष्ट है कि दिसंबर तक 18 वर्ष की आयु से ज़्यादा के लोगों को 100% लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा। ये रोड मैप प्रधानमंत्री ने दिया था। आज उन्होंने जिस प्रकार से स्पष्ट किया है उससे देश के वैज्ञानिक और उनका अभिनंदन करना होगा, किसान का अभिनंदन करना होगा कि भंडार भरे और उसके बाद लोगों को उनका उपयोग हुआ। ये उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम है। वैक्सीन है, वैज्ञानिकों ने उपलब्ध कराई है, पहले हमें दशकों में नहीं मिलती थी, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए, लेकिन आज उपलब्ध है। लेकिन लूटने की इजाज़त किसी को नहीं होगी, व्यापार करने की इजाज़त होगी, सेवा करने की इजाज़त होगी, लेकिन लूटने की इजाज़त नहीं होगी। वहां से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां झेलम नदी में एक नाव हादसे का शिकार होगी। बताया गया कि इस नाव में रेत ढोई जा रही, लेकिन तभी नाव का संतुलन बिगड़ गया और नदी के बीच में ही वो डूब गई। इससे पहले 3 लोग इस नाव में सवार होकर नदी पार करने की कोशिश करते दिखे, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उनकी नाव का संतुलन बिगड़ने लगा। नाव को एक तरफ झुकता देख उसमें सवार 3 लोग नदी में कूद गए। देखते ही देखते पूरी नाव पानी में समा गई। हालांकि नाव में सवार 3 लोग किसी तरह तैर कर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दिल्ली में आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में उद्धव ठाकरे आधिकारिक रूप से मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और टाउटे तूफान से हुए नुकसान का मुद्दा उठा सकते हैं। सुबह 11 बजे पीएम मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात होनी है। मुलाकात के समय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान और मुख्य सचिव भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम उद्धव ठाकरे सुबह 7 बजे मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी से उनकी मीटिंग भी है और इसके बाद दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र सदन में प्रेस को संबोधित करेंगे। इसमें शरद पवार साहब हमारे महाविकास आघाड़ी के मार्गदर्शक है और मराठा आरक्षण हो, ओबीसी का आरक्षण हो, कल माननीय पंतप्रधान महोदय जी के साथ जो मुख्यमंत्री जी की मुलाकात है, इसके बारे में जो भी चर्चा हो, इसलिए आज आदरणीय पवार साहब मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। महाराष्ट्र के पुणे में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 18 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि कई मजदूर अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस घटना पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दुख जताया और जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। बताया गया कि हादसे के वक्त फैक्ट्री के अंदर 37 लोग काम कर रहे थे, जिनमें कई लोग तो अंदर ही फंस गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें फैक्ट्री के अंदर से जबरदस्त लपटें निकलती दिखाई दी। बताया गया कि अंदर केमिकल मौजूद होने की वजह से आग और तेजी से फैली और लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। फैक्ट्री से निकलने वाले काले धुएं ने आसपास के पूरे इलाके को ढक लिया। जानकारी मिलने पर दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची और आग पर काबू पाने का काम शुरू किया गया। आग इतनी जबरदस्त थी कि दमकल कर्मियों के लिए इमारत के अंदर घुसना भी मुश्किल हो गया, जिसके बाद एक खुदाई करने वाली मशीन की मदद से फैक्ट्री की दीवार तोड़ी गई और फिर उसके जरिए लापता मजदूरों को तलाशने की कोशिश शुरू की गई। हालात देख प्रशासन की पूरी टीम भी वहां पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। सामने आई तस्वीरों में बचाव दल के लोग अंधेरे में फॅक्टरी के अंदर फंसे मजदूरों को तलाशते दिखे। भयानक परिस्थिती आहे इथली स्पॉटवरची, सगळं म्हणजे जळून बेचिराग झालेला आहे। आपण मी दृश्य दाखवेल पुन्हा एकदा। आग इतनी जबरदस्त थी कि फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई। हर जगह सिर्फ मलबा ही नजर आया। इसके अलावा पीएम ने कोरोना की मार झेल रहे गरीब लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया। गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज अब नवंबर तक मिलेगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त अनाज गरीब तबके के लोगों को दिया जाता है। पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार
गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें प्रॉपर्टी के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बताया गया कि मारपीट के दौरान वहां फायरिंग भी हुई और दोनों पक्षों के लोगों को देखकर ऐसा लगा मानो वो एक दूसरे की जान लेकर ही रहेंगे। उनके बीच काफी देर तक मारपीट जारी रही। नौबत यहां तक आ गई कि उनमें कई लोगों ने एक दूसरे पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। इतनी बेरहमी से उन्होंने एक दूसरे को पीटा कि दोनों पक्षों के कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। एक आदमी तो वहीं सड़क पर गिर गया, जिसे उसके एक साथी ने संभाला। हम गए थे बात करने, इन्होंने हम पे हमला कर दिया, फायरिंग कर दी। जब बवाल हुआ वहां कुछ पुलिस वाले भी मौजूद दिखे, जो इन लोगों को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। ऐसे हालात में वहां पुलिस की पूरी टीम पहुंची, जो हंगामे में शामिल कुछ लोगों को अपने साथ थाने ले गई। घटना के लिए विवाद के लिए दोषी हैं, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस हंगामे के दौरान वहां जो लोग जुटे वो सिर्फ तमाशबीन बनकर सब कुछ देखते रहे। बाद में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। क्योंकि तेल की वजह से मछलियां या तो मर जाएंगी या वो इस पानी से बचकर तटों से दूर ही रहेंगी। ऐसे में मछुआरों के सामने रोजी रोटी के संकट का खतरा है। जो इस समय मछलियां आती हैं वो खाने लायक नहीं है और इसलिए जिनके घरों में मछलियां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। देश के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के भी पार पहुंच चुके हैं। इन सबके बीच देश के पेट्रोलियम मंत्री ने संकेत दे दिए हैं कि डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से अभी निजात नहीं मिलने वाली है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक देश में पेट्रोल डीजल के दाम में हो रही बढ़ोतरी के लिए मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में आई तेजी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $70 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक भारत 80% तेल आयात करता है, इसलिए इसका असर उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घुटकी में दो ट्रेनों के आपस में टकराने से इतना भयानक हादसा हुआ कि 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। बताया गया कि पहले एक ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर गिर गए और उससे गुजर रही दूसरी तेज रफ्तार ट्रेन से टकरा गए, जिसके बाद लंबी चौड़ी ट्रेनों के परखचे उड़ गए और वो एक खेत में पलटी हुई नजर आई। एक बोगी तो ऐसे उलट पुलट दिखी कि उसका निचला हिस्सा ऊपर और ऊपरी हिस्सा नीचे जमीन में धंसा नजर आया। हादसे के बाद की ऐसी तस्वीरें जो रोंगटे खड़े कर दें, क्योंकि जब मजबूत मेटल से बनी ट्रेनों का ही कचूमर निकल गया तो उनमें सफर कर रहे यात्रियों का हाल कैसा होगा ये सोचकर ही सिहरन पैदा हो जाए। लेकिन इसके बाद तो सोच आंखों के सामने सच बनकर खड़ी हो गई। सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी ट्रेन के अंदर फंसा हुआ दिखा। उसे देखकर बचाव कर्मियों की भी सांसें अटक गईं। उन्होंने तुरंत उसे पानी पिलाया और उसे हवा करने लगे। हादसा इतना बड़ा था कि पाकिस्तान की सेना के जवानों को भी मोर्चा संभालना पड़ा। कबाड़ बन चुकी ट्रेनों के अंदर फंसे लोगों को सीधे निकालना नामुमकिन था, इसलिए आरी से बोगियां काटने का काम शुरू किया गया। आसपास रहने वाले लोगों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया और लोगों को ट्रेनों के मलबे से निकालते दिखे। यूपी के मुजफ्फरनगर से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां टायर से तेल निकालने वाली एक फैक्ट्री में आग लग जाने से हड़कंप मचा। बताया गया कि तेल लीक होने की वजह से यह हादसा हुआ, जिससे फैक्ट्री का एक हिस्सा अचानक आग की लपटों में घिर गया। देखते ही देखते उसके आसपास धुएं का गुबार फैलने लगा। ये देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने इस हादसे की जानकारी तुरंत प्रशासन को दी, जिसके बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। 1.5 घंटे में आग पर काबू पा गया। कोई चोट से पेट नहीं है, कोई जनहानि नहीं है। फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग को फैलने से तो बचा लिया, लेकिन उसके बुझने तक फैक्ट्री को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी। मध्य प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश सरकार ने उनकी वेतन बढ़ाने समेत कई मांगे मान ली। स्टाइपेंड में 17% की बढ़ोतरी कर रहे थे, वही हमने उनको बोला और उन्होंने उस बात को स्वीकार किया। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में खोरी गांव के 10,000 मकान तोड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वहां के नगर निगम को 6 हफ्ते में जमीन को खाली करवाने का आदेश दिया। अदालत ने साफ किया कि जंगल की जमीन के मामले में कोई समझौता नहीं होगा।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम कर दी गई। वहां सीआरपीएफ के जवानों ने सड़क पर बिछाए गए विस्फोटक को वक्त रहते नष्ट कर दिया। सीबीएसई ने छात्रों को प्रैक्टिकल नंबर देने की तारीख बढ़ा दी। अब स्कूल छात्रों के ऑनलाइन प्रैक्टिकल लेकर 28 जून तक उनके नंबर वेबसाइट पर डाल सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिलाओं को वैक्सीन लगाने के लिए सभी 75 जिलों में पिंक बूथ की शुरुआत हो गई। राजधानी लखनऊ से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को वैक्सीन लगाने का काम जारी दिखा। इस वक्त अवंती बाई हॉस्पिटल आप देखिए, यहाँ जो बूथ है वो पिंक बूथ बनाएगा और यहाँ सिर्फ महिलाओं को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगाने के लिए इन बूथ पर महिला कर्मचारियों को ही तैनात किया गया है। ऐसे में प्रशासन ने महिलाओं से अपील की कि वो वैक्सीनेशन कराने में पीछे न रहें। 100% लोग अपनी स्लॉट बुकिंग करते हुए, अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हुए इसका लाभ भी। पिंक बूथ पर कोरोना का टीका लगवाने पहुंची महिलाओं ने राज्य सरकार के इस कदम को खूब सराहा। 15 मिनट्स बिना ज्यादा क्राउड के कन्वीनियंटली मुझे वैक्सीनेशन लग चुका है। अभी महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पुणे सोलापुर हाईवे पर दो गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब एक कार का टायर अचानक से फट गया, जिसकी वजह से वो बेकाबू हुई और सड़क से गुजर रही एक दूसरी गाड़ी से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियां पूरी तरह चकनाचूर हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद आसपास के लोग वहां जमा हुए और गाड़ियों में फंसे लोगों की मदद में जुट गए। जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वाले भी घटना वाली जगह पर पहुंचे, शवों को एम्बुलेंस में रखवाने लगे। बताया गया कि हादसे में मारे गए लोग पुणे जा रहे थे। राजभवन में अधिकारियों की नियुक्ति के मुद्दे पर बंगाल का सियासी पारा चढ़ गया। न्यूज 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि इस मामले में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा आमने सामने आ गए। महुआ मोइत्रा ने अपने एक ट्वीट में राज्यपाल को अंकल जी कहा और आरोप लगाया कि उन्होंने राजभवन में अपने करीबियों की नियुक्ति की। उन्होंने ट्विटर पर एक लिस्ट भी शेयर की, जिसमें राजभवन के 6 अधिकारियों का जिक्र करते हुए राज्यपाल पर निशाना साधा गया। जिसके बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें जवाब दिया और लिखा कि जिन 6 अधिकारियों के बारे में महुआ ने उन पर आरोप लगाए हैं वो गलत है, क्योंकि वो अधिकारी 3 अलग अलग राज्यों और 4 अलग अलग जातियों से। उन्होंने ये आरोप राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए लगाए। यूपी के एटा से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां 2 गाड़ियों के बीच आमने सामने की टक्कर के बाद उनमें आग लगी। बताया गया कि यह हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ, जिसमें गाड़ी के ड्राइवर की आग में झुलसकर मौत हो गई। वहां से हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बीच सड़क पर दोनों गाड़ियां जलती दिखाई दी। रात के अंधेरे में गाड़ियों से उठती लपटों ने सबको डरा कर रख दिया। हालांकि सड़क की दूसरी तरफ से गाड़ियां गुजरती रही। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने वहां पहुंचकर आग को बुझाया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रवेश के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूरी होगा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रवेश के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूरी होगा, यानी बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के आप महाकाल मंदिर के अंदर नहीं जा पाएंगे। महाकाल मंदिर में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति 15 जून के बाद ही मिल पाएगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस बीच पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद करने का दावा किया। हरियाणा के जींद से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई। वहाँ 11 महीने की बच्ची की टब में डूबने से मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बच्ची को नहलाने के लिए टब में बैठाया गया था। इसी बीच पास ही में खेल रहे 3 साल के भाई ने पानी का टैप खोल दिया। जब तक परिवार वाले वहाँ पहुँचे, बच्ची की डूबकर मौत हो गई। पंजाब के मोहाली में अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल और आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इन लोगों के खिलाफ कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किया गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जो कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री में फैल गई। आग लगने की जानकारी के बाद दमकल कर्मी वहां पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फरार चल रहे समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर प्रशासन ने 25,000 रुपए का ऐलान किया है। इटावा जेल से छूटने के बाद धर्मेंद्र यादव ने अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकाला था। इसके बाद फरार चल रहे धर्मेंद्र यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं। हरियाणा के अंबाला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से सभी कर्मचारियों को स्मार्टफोन और डेटा ट्रेनिंग देने की मांग की। पटना से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां लकड़ियों की कटाई करने वाले एक प्लांट में भीषण आग लग गई। हालांकि ये आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया।
लेकिन आग लगते ही उस प्लांट के बाहर कई लोग इकट्ठा हो गए। आग में स्वाहा हो रहे इस प्लांट को देखकर वो लोग घबरा गए, क्योंकि ये आग कुछ ही देर में इतना भयानक रूप ले चुकी थी कि सभी को इस बात का डर सताने लगा कि उसके आसपास मौजूद इमारतों को भी लपटें अपनी जद में न ले लें। ऐसे में वहां जुटे लोगों ने फौरन फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद दमकल कर्मी वहां पहुंचे, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी। आग के नुकसान को रोकने के लिए दमकल कर्मी फुर्ती दिखाते हुए अपने काम में जुट गए और कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया। बिहार के दरभंगा में पप्पू यादव की रिहाई के लिए जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से ही उनकी पार्टी राज्य भर में प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बागमती नदी में उतरकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में प्रदर्शनकारी सीने भर पानी में खड़े दिखाई दिए। उन्होंने वहां नीतीश सरकार के विरोध में नारे भी लगाए। इस बीच प्रदर्शनकारियों के हाथों में पार्टी के झंडे और कुछ पोस्टर भी नजर आए। इन पोस्टरों के जरिए उन्होंने पप्पू यादव को जल्द रिहा करने की मांग की। अरे पप्पू यादव को रिहा करना होगा। पप्पू यादव 32 साल पुराने केस में न्यायिक हिरासत में हैं और इन दिनों इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हैं। कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में है। कंगना को एक्टर विक्रांत मैसी का इंस्टाग्राम पर एक कमेंट इतना बुरा लगा कि वो भड़क गई। इसके बाद कंगना ने विक्रांत को कॉकरोच तक कह दिया। कंगना रनौत और सोशल मीडिया पर उनकी भिड़ंत एक बार फिर सुर्खियों में है। ट्विटर पर आपत्तिजनक कमेंट के बाद अब इंस्टाग्राम पर फिर एक विवाद शुरू हो चुका है। इस बार उनके निशाने पर है एक्टर विक्रांत मैसी। उन्होंने एक्टर विक्रांत मैसी को कॉकरोच कह दिया, जिसके बाद एक्टर और कंगना के फैंस आपस में एक दूसरे पर हमलावर होने लगे। लाल साड़ी में एक्ट्रेस यामी गौतम अपनी शादी के मौके पर बेहद खुश थी। अपनी इस खुशी को वो छुपा नहीं पाई और शादी के बाद ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लेकिन यामी इस बात से अनजान थी कि उनकी ये तस्वीर बॉलीवुड में अजीबोगरीब विवाद की वजह बन जाएगी। कई लोगों का ध्यान यामी की लाल साड़ी पर गया। उनमें से एक हैं यामी के को एक्टर रह चुके आयुष्मान खुराना। उन्होंने इस ड्रेस में तस्वीर देखकर यामी की तुलना देवी से कर दी, तो वहीं एक्टर विक्रांत मैसी ने उन्हें राधे माँ कह दिया। विक्रांत ने लिखा, शुद्ध और पवित्र राधे माँ की तरह। विक्रांत मैसी का ये कमेंट कंगना को इतना बुरा लगा कि वो इंस्टाग्राम पर ही विक्रांत पर भड़क गई। कंगना ने उन्हें कॉकरोच कह डाला। इतना ही नहीं, उन्हें चप्पल से मारने तक का इशारा भी कर दिया। कंगना ने पोस्ट में लिखा, कहां से निकला ये कॉकरोच, लाओ मेरी चप्पल। मौका और हालात चाहे जैसे हो, कंगना बेबाकी से दुनिया के सामने अपनी बात कह देती हैं और यही वजह है कि वो अक्सर दावा करती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके कई दुश्मन हैं। जिस तरह से कंगना मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर सख्त और विवादित बयान देती हैं, इससे वे सुर्खियां तो बटोरती हैं, लेकिन उनके दुश्मनों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। इसलिए सोशल मीडिया पर पर्सनल कमेंट करने से ही बचना चाहिए। विक्रांत मैसी और यामी गौतम एक साथ फिल्म गिनी वेट सनी में काम कर चुके हैं। माना जा रहा है कि विक्रांत ने यामी को मजाक में राधे माँ कहा होगा, लेकिन उस पर कंगना ने जो कमेंट किया उसने मामले को तूल दे दिया। कंगना के विवादित कमेंट पर विक्रांत ने तो चुप्पी साध ली, लेकिन सोशल मीडिया पर उन दोनों के फैंस ने सख्त कमेंट शुरू कर दिए। यामी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी शेयर की जाने वाली तस्वीर विवादों की वजह बन जाएगी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन में शर्तों के साथ मिली छूट के बाद वहां भी कई दिन बाद दुकानें फिर खुल गई। कोरोना की सबसे बुरी मार झेलने वाले महाराष्ट्र में पिछले काफी वक्त से कड़ी पाबंदियां लागू थी, लेकिन हालात में कुछ सुधार होता देख सरकार ने अनलॉक का फैसला लिया। पाबंदियों में ढील मिलते ही बाजारों की रौनक लौटने लगी। सामने आई एक तस्वीर में तो एक आदमी अपनी दुकान के बाहर पूजा करता दिखा। पूजा करने के बाद उसने नारियल फोड़ा और फिर अपनी दुकान खोली। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मुंबई के पास ठाणे से नजर आईं, जहां लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद लोग दुकानें खोलने लगे। अनलॉक की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है और इसके तहत नॉन एसेंशियल दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। लंबे वक्त बाद बाजार खुलने से दुकानदार भी काफी खुश नजर आए। राहत 100% तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो इतने टाइम से लॉकडाउन चल रहा था उसमें कुछ तो फर्क पड़ेगा। हालांकि इस दौरान लोगों ने लापरवाही भी जमकर की। नासिक में तो बाजार खुलते ही वहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। खरीदारी की जल्दबाजी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए। दिल्ली के एम्स अस्पताल में बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में बच्चों की कोरोना वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गए। 12 से 18 साल के बच्चों पर यह ट्रायल किया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार ने सीएम राहत कोष से 25 करोड़ रुपए ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जारी कर दिए। इन पैसों से मरीजों के लिए दवाइयां और उनके इलाज में काम आने वाली जरूरी चीजें भी खरीदी जाएंगी।
भोपाल की बरसिया विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विष्णु खत्री ने एक अनोखी पहल की। उन्होंने अपने क्षेत्र की पंचायतों के लिए ऐलान किया कि जिस भी पंचायत में पहले 100% वैक्सीनेशन होगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसी तरह दूसरे नंबर पर 7 लाख रुपए और तीसरे नंबर पर आने वाली पंचायत को विकास के काम के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। बड़ी तेजी से अब हमारे ग्रामीण एरिया के अंदर लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। टीवी कलाकार तरला जोशी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने साराभाई वर्सेस साराभाई समेत कई मशहूर टीवी सीरियलों में काम किया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में ढील देते हुए दिल्ली में सुबह 10 से रात 8 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी, जिसके बाद ऑड इवन फॉर्मूले के तहत बाजारों में दुकानें खुल गईं। चांदनी चौक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक दुकान खुली दिखी तो उसके अगल बगल वाली दुकानों पर ताला लगा दिखा। कल ये दुकान खुलेगी और 1 नंबर बंद रहेगी। जो प्रोटोकॉल सरकार ने बनाए हैं उनका पालन भी यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ दुकान के बाहर गोल घेरे बनाए गए हैं। दुकानों के खुलने के पहले दिन बाजारों में आम दिनों के मुकाबले भीड़ कम दिखी। फिर भी दुकानों पर लौटे दुकानदारों ने उम्मीद जताई कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। कस्टमर नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, खुला है, थोड़ी आस जागी है। इस बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह साफ कर दिया कि जो लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी कोई मास्क पहनेंगे और जो मास्क नहीं पहनते हैं तो उनको 2000 का जुर्माना होगा। समुद्र के किनारे पेट्रोलिंग करने के लिए मुंबई पुलिस अब खास तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करेगी। ये ऑल टेरेन व्हीकल रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से मुंबई पुलिस को दिए, जिसे पुलिस को सौंपने के लिए गिरगांव चौपाटी पर एक कार्यक्रम रखा गया। सीएम उद्धव ठाकरे ने हरी झंडी दिखाई और झंडी दिखाते ही मंच के सामने से गाड़ियां चलती हुई दिखने लगी। साथ ही बैंड की धुन भी बजती रही। रिलायंस फाउंडेशन ने ऐसी 10 गाड़ियां मुंबई पुलिस को दी हैं ताकि समुद्र के किनारों पर पुलिस को गश्त करने में परेशानी न हो। ऑल टेरेन व्हीकल का मतलब है कि ये गाड़ी हर एक रास्ते पर चल सकती है, चाहे वो रेत हो या फिर कीचड़ हो या फिर दलदल हो या फिर जो नॉर्मल रोड होती है उस पर। मुंबई पुलिस को सौंपी गई ये गाड़ी बेहद हल्की है लेकिन दौड़ने में बेजोड़ है। गाड़ी में केवल 2 गियर हैं जो स्टीयरिंग के बिल्कुल पास दिए गए हैं। मुंबई पुलिस के जवानों को ये गाड़ियां चलाने के लिए खास ट्रेनिंग दी जा चुकी है। लो गियर पे है। अच्छा लो गियर पे कितने गियर है? इतने 2 ही गियर है, लो और हाई। अच्छा लो में कितना स्पीड जाएगा? लो में भी इतना ही, लो में भी आपका 70-80 तक जाता है और हाई में कितना स्पीड? हाई में 120 तक जाता है। मुंबई में अलग अलग बीच पर अक्सर लोगों की भारी भीड़ जमा होती है। खासतौर पर गणेश विसर्जन जैसे मौकों पर तो हुजूम बेकाबू होने लगता है, लेकिन इन गाड़ियों की मदद से पुलिस वाले पल भर में ही एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच पाएंगे। रूस के साइबेरिया से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बर्फीले इलाके में फंसे एक कुत्ते का रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि वो कुत्ता 1 हफ्ते से अपने मालिक के घर से लापता था, जिसे बर्फ काटकर आने जाने के लिए रास्ता बनाने वाले एक जहाज के कर्मचारियों ने देख लिया। वो कुत्ता चारों तरफ बर्फ से घिरे एक सुनसान इलाके में भटक रहा था, लेकिन जैसे ही जहाज के कर्मचारियों की नजर उस पर पड़ी वो उसे बचाने में जुट गए। उस तक पहुंचने के बाद जहाज से एक सीढ़ी नीचे उतारी गई ताकि वो उसके सहारे जहाज के ऊपर आ जाए। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस कुत्ते ने अपनी जान बचाई। बाद में उसके मालिक का पता लगाकर उसे घर तक पहुंचा दिया गया। ब्राजील के रियो डी जेनेरो से अनोखी तस्वीरें सामने आई। वहां लॉकडाउन और भीड़ जुटने पर लगी पाबंदियों के बीच एक ग्रुप ने चलते फिरते ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम कर लोगों का मनोरंजन करने का बिल्कुल अलग तरीका अपनाया, जिसके लिए ये लोग अपने वाद्य यंत्रों के साथ एक खास ट्रक पर सवार हो गए और सड़क पर चलते डबल डेकर ट्रक की छत पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे। ये लोग संगीत के खूबसूरत तराने छेड़ते नजर आए। शहर के कई समंदर तटों के बगल से गुजरता ये ट्रक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। लोगों ने इस चलते फिरते ऑर्केस्ट्रा के लिए तालियां बजाईं तो एक जोड़ा संगीत की धुन में खोकर धीमे धीमे झूमता नजर आया। आसपास की रिहायशी इमारतों में भी लोग आवाज सुनकर अपनी अपनी खिड़कियों से झांकते दिखे। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो इस अनोखे ऑर्केस्ट्रा को अपने मोबाइल कैमरे में भी रिकॉर्ड किया। इस तरह कई दिनों से थिएटर से दूर चल रहे ऑर्केस्ट्रा को लोगों के सामने परफॉर्म करने का अच्छा मौका मिल गया, तो इसके शौकीन लोगों ने भी ऑर्केस्ट्रा के इस अलग अंदाज का खूब आनंद उठाया।